आज का हमारा विषय है नमक का दरोगा कहानी। इसको मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा। आज हम विशेष रूप से कहानी का प्रतिपाद, सारांश और विश्लेषण के बारे में बात करेंगे। मुंशी प्रेमचंद जी ने सोजिब वतन के प्रकाशन के बाद सन 1914 में नमक का दरोगा कहानी लिखी। सबसे पहले यह कहानी उर्दू में प्रकाशित हुई, बाद में इसको हिंदी में प्रकाशित किया गया। यह प्रेमचंद की संक्षिप्त कहानी है। नमक का दरोगा प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से गिनी जाती है। इस कहानी का जिक्र पंच परमेश्वर, शतरंज के खिलाड़ी, लॉकडाट, सवा शेर गेहूं, दो बैलों की कथा, पूस की रात और कफन के साथ लिया जाता है, जो प्रेमचंद की महत्वपूर्ण कहानियाँ, श्रेष्ठ कहानियाँ, जिनके माध्यम से प्रेमचंद जी को हिंदी साहित्य में विशेष उपलब्धि प्राप्त हुई। कह सकते हैं कि इन कहानियों के माध्यम से प्रेमचंद जी को हिंदी साहित्य में प्रसिद्धि प्राप्त हुई और सर्वश्रेष्ठ कहानीकार के रूप में इन्हीं कहानियों के माध्यम से जाना जाता है। प्रेमचंद अपने समय के सजग लेखक थे, इसलिए उन्होंने नमक जैसे ज्वलंत मुद्दे को अपनी कहानी का विषय बनाया। आप सोच रहे होंगे कि नमक एक ज्वलंत मुद्दा कैसे बन सकता है। आज से कम 80-90 साल पहले जब भारत पर अंग्रेजी शासन का अधिकार था, या यूँ कहे कि अंग्रेजी सरकार ने नमक का कानून बना दिया था। नमक बनाने का कानून बना दिया था कि अगर नमक बनाएगा तो सिर्फ सरकार ही नमक को बना सकती है, आम लोग या आम जनता या आम नागरिक नहीं बना सकता। तो उस समय यह ज्वलंत मुद्दा बन चुका था, क्योंकि अधिकतर लोगों के रोजगार का ये साधन था। हालांकि इससे उन्होंने उग्र अंग्रेजी विरोधी भावनाओं के आवेग से बचाया। नमक की चर्चा करना ही उस युग में इतनी बड़ी बात थी कि हम आज के समय में सोच नहीं सकते। भारत के स्वाधीनता संग्राम में नमक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च के द्वारा इसके राजनीतिक महत्व को प्रकट किया कि तब लोगों की समझ में यह मुद्दा, नमक का मुद्दा लोगों की नज़रों में आया जब महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च निकाला। दांडी मार्च में क्या था कि नमक का कानून तोड़ना था, कि नमक का कानून बनाने का अधिकार सरकार का नहीं है, वहाँ के लोगों का भी है, लोग भी बना सकते हैं, क्योंकि वो उनकी आजीविका का साधन था। तो नमक के कानून के विरोध में गांधी जी ने दांडी मार्च निकाला। प्रेमचंद की शिष्टता इस बात में भी है कि उन्होंने सन 1914 से पहले इस विषय पर कहानी लिखी। इस कहानी में दो मुख्य पात्र हैं, पहला पंडित अलोपीदीन और दूसरा मुंशी वंशीधर। मुंशी वंशीधर इस कहानी के नायक हैं और वे ही नमक के दरोगा हैं। कहानी उन्हीं के क्रियाकलापों का वर्णन करती है और उन्हीं की घटनाओं के आसपास घूमती है। पंडित अलोपीदीन भी कला की दृष्टि से सहायक पात्र ही माने जाएंगे। इसके अलावा कुछ और अन्य पात्र हैं जो समय समय पर कहानी में दिखाई देते हैं, जैसे उनके मुंशीधर के पिताजी या आसपास के कुछ छोटे मोटे पात्र। कहानी का पहला वाक्य तथ्यात्मक जानकारी के रूप में है। देश में नमक का नया विभाग खुला। इससे यह पता चलता है कि प्रेमचंद अपने समय की कहानी कहने वाले हैं। जिस समय की यह कहानी है उस समय भारत अंग्रेजी सरकार का गुलाम था। अंग्रेजी सरकार ने नमक का कानून बना दिया कि नमक का अधिकार या नमक जो बनाएगा वो सिर्फ सरकार बनाएगी, आम लोग या आम नागरिक नहीं बनाएंगे। तो उस समय यह मुद्दा ज्वलंत मुद्दा बन गया। लोगों ने इसका विरोध किया और चोरी छिपे इसका व्यापार भी करने लगे। जब नमक का अलग विभाग बनाया गया और विभाग बना तो नमक का दरोगा भी बना होगा। कि कहने का मतलब यह है कि नमक का दरोगा भी, मतलब उनकी रखवाली के लिए, चौकीदारी के लिए एक नया विभाग बनाया गया और उसमें विभाग में एक दरोगा पद भी सृजित किया गया। आगे प्रेमचंद जी बताते हैं कि इस नमक के विभाग के बारे में कुछ नहीं कह सकते, मतलब कि इसमें किस किस को कैसे अपॉइंट किया जाता था। संपूर्ण कहानी नमक के दारोगा के संदर्भ में है।
विभाग बना है तो विभाग का कुछ काम भी तय किया गया है कि अगले वाक्य में प्रेमचंद टिप्पणी करते हैं, ईश्वर प्रदत्त वस्तुओं के व्यवहार करने का निषेध हो गया, कि मतलब जो ईश्वर ने हमें जो वस्तुएं दी हैं तो उनके व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो लोग फिर इसका चोरी छिपे व्यापार करने लगे। अर्थात मूल समस्या है कि ईश्वर प्रदत्त वस्तुओं के व्यापार पर प्रतिबंध जो हमें ईश्वर से सीधे प्राप्त होती हैं तो उन पर भी अब अंग्रेज सरकार ने कानून बना दिया। अब लोग इसके विरोध में होने लगे और जो इसका व्यापार करते थे जो लोग, वो अभी चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। सरकार के इस एक निर्णय से यह पूरी कहानी बन गई। इस आधार पर कहानी बनी है। सरकार ने नमक के व्यापार पर रोक लगा दी, तभी तो पंडित अलोपीदीन चोरी छिपे नमक ले जाने लगे। कि यहाँ पर पंडित अलोपीदीन इसमें कहानी में पात्र हैं। अब वो व्यापार करते थे, उस समय के बहुत ही जानकार प्रसिद्ध व्यक्ति थे। आसपास के लोग उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते थे और सरकार में भी उसकी जानकारी थी, मतलब पहुंच थी। लोग नमक खरीद रहे हैं तभी तो अलोपीदीन भी ले जा रहे हैं और उसका व्यापार कर रहे हैं। वे चोरी छिपे नमक ले जा रहे हैं और तभी तो मुंशी बंशीधर उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। कहने का अर्थ है कि वो चोरी छिपे व्यापार कर रहे हैं, जबकि सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा रखा है। और उस समय मुंशी बंशीधर को उस विभाग का दरोगा नियुक्त किया गया और यह जिम्मेदारी दी गई, कोई अगर इस तरह का व्यापार करता है, चोरी छिपे नमक लेकर जाता है, नमक बनाता है, तो उसकी जिम्मेदारी इस दरोगा को हुई। तभी बंशीधर ने अलोपीदीन को गिरफ्तार किया। तभी तो वे मुंशी बंशीधर को रिश्वत देने की पेशकश करते हैं। कौन? पंडित अलोपीदीन। यदि यह कानून न होता तो पंडित अलोपीदीन क्यों पकड़े जाते, क्यों उन्हें न्यायालय में ले जाना पड़ता। इस तरह कहानी की एक घटना कारण है, दूसरी हालांकि परिणाम है, परंतु वह अगली घटना का कारण भी बनती है। किस तरह से दूसरी घटना, मतलब जब अलोपीदीन बाइज्जत बरी हो जाते हैं और मुंशी बंशीधर इनके आगे नहीं झुकते तो वो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो वहाँ से दूसरी कहानी की घटना बनती है। इस तरह पूरी कहानी कारण परिणाम की तार्किक श्रृंखला में चलती है। आगे प्रेमचंद कहना चाहते हैं कि चारित्रिक नैतिक पतन के मूल में सरकार की नीतियां हैं, कि नैतिक पतन होता जा रहा है। इस तथ्य को समझने के लिए प्रेमचंद कहानी के द्वारा जन शिक्षण का कार्य करते हैं, मतलब लोगों को जागरूक करते हैं कि आप लोग जागरूक बनिए। वे अपनी रचनाओं के द्वारा जन शिक्षण के कार्य को करते रहना चाहते हैं। सरकार की नीतियों के बारे में बताना चाहते हैं कि सरकार ने किस हद तक आप पर प्रतिबंध लगा रखा है, आप क्या कर सकते हैं, आप क्या नहीं कर सकते। सरकारी कानून के कारण इस छल प्रपंच के कई रूप हैं। कोई घूस से काम निकालता है और कोई चालाकी से। जो जिसके पास पैसा होता है वो अपने पैसा देकर, रिश्वत देकर अपना काम निकाल लेता है, कोई चालाकी से निकाल लेता है, कोई जी हजूरी कर कर अपना काम निकाल लेता है। इसी तरह का वातावरण उस समय में बना हुआ था। अर्थात घूस चालाकी का उदय ईश्वर प्रदत्त वस्तुओं के व्यवहार करने के निषेध से होता है। जब ईश्वर द्वारा प्राप्त वस्तुएं हमें नहीं मिल सकती, उन पर कानून बना दिया गया, तो उनके व्यापार से यह बातें हमारे सामने स्पष्ट रूप से आती हैं। जब कानून में कमियां हों, गलत हों, तब कानून को लागू करने वाले अधिकारियों की पोबारा हो जाती है। कि जब कोई कानून में कमियां से लागू करना आम जनता पर भारी पड़ता हो, तो उस समय जो भी इस विभाग में अपॉइंट किया जाता है या नियुक्त किया जाता है, तो उसकी पोबारा हो जाती है। पोबारा मतलब उसके रास्ते खुल जाते हैं रिश्वत लेने के लिए। वे इस कानून की अलग तरह की व्याख्या करते हैं और मालामाल हो जाते हैं। प्रेमचंद अपने समय की चेतना पर टिप्पणी करते हैं। अपने समय की चेतना पर मतलब अपने समय के लोगों को, अपने समय के समाज के नागरिकों को अपनी रचनाओं के माध्यम से जगाने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रीय चेतना उनमें भरते हैं।
वे बताते हैं कि यह वह समय था जब लोग अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को एक ही समझते थे। कहने का मतलब यह है कि जो अंग्रेजी शिक्षा हासिल कर लेता था वही पढ़ा लिखा होता था और वही आधुनिकता का पर्याय होता था। स्पष्ट है कि प्रेमचंद भाषा को धर्म से जोड़ने की धारणा से सहमत नहीं होते। इस पक्ष में प्रेमचंद ने यह यहाँ केवल इतना कहा है, इससे अधिक लिखने में कहानी के भटकने की संभावना थी। इस युग को लोग मानते हैं कि अंग्रेजी पढ़ा लिखा व्यक्ति आधुनिक हो जाता है। उस समय माना जाता था कि जो अंग्रेजी पढ़ लेता है, अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण कर लेता है, वही आधुनिक है, वही आज के समय से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, मतलब वही अंग्रेजों के साथ मिलकर काम कर सकता है। और आधुनिकता का अर्थ ईसाई हुआ करता था। इस दौर में शिक्षा जगत और नौकरी की दुनिया में फारसी का बाहुल्य था, मतलब अधिकतर लोग जो सेवा में आते थे या नौकरी करते थे वो फारसी होते थे। फारसी में भी लोग वैज्ञानिक जानकारियाँ नहीं पढ़ते थे, उन्हें विज्ञान की जानकारी नहीं होती थी। वो अपने जी हजूरी या फिर अपनी जो भी उनकी काबिलियत होती थी काकर या जिस तरह से भी वो इस सेवा में आ जाते थे। इस पर प्रेमचंद ने प्रयास किया है कि विसंगति की ओर इशारा करते हुए लिखा, प्रेम की कथा और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसी लोग सर्वोच्च पद पर नियुक्त हो जाया करते थे। कहने का अर्थ हुआ कि जिनको श्रृंगार रस के बारे में जानकारी होती थी, प्रेम कथाओं के बारे में जो जानता था, उस समय उनको नियुक्त सरकारी नौकरियों में नियुक्त कर दिया जाता था। आप प्रेमचंद नायक की शिक्षा पर टिप्पणी करते हैं कि उसने जुलेखा की विरह कथा पढ़ी थी, जो हमारी कहानी के नायक हैं उनसे वंशीधर उसके बारे में बता रहे हैं। मजनू और फराद के प्रेम वृत्तांत की भी उन्हें से जानकारी थी। यहाँ प्रेमचंद तुलना करते हुए नायक की मानसिकता स्पष्ट करते हुए बताते हैं कि नायक को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से महत्वपूर्ण बातें इन प्रेम कथाओं में प्रतीत होती थी, तभी उनको यह विभाग मिला था। ऐसे कल्पनाजीवी नायक नौकरी की तलाश में निकलते हैं, अतः इस कल्पनाजीवी नामक वंशीधर को नौकरी मिल भी जाती है। इसी आधार पर मुंशी वंशीधर अनुभवी नायक हैं और ऐसे अनुभवहीन लोगों को घर के बूढ़े बड़े तथा निकटस्थ लोग नौकरी के गुर सिखाते हैं। विशेषकर उनके पिताजी। कहानी में यह कार्य वंशीधर के पिता करते हैं। क्या बताते हैं, क्या शिक्षा देते हैं कि कहानी में वंशीधर के पिता बहुत उद्धृत वक्तव्य देते हुए बताते हैं कि बेटा, मानसिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो महीने में एक बार दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। इसलिए निगाह हमेशा ऊपर की कमाई पर रखनी चाहिए। मतलब यहाँ पर ऊपर की कमाई को प्राप्त करने के लिए या ऊपर की कमाई करने के लिए अपने बेटे को प्रोत्साहित कर रहे हैं। यह तो झरना है जो कभी सूखता नहीं, गजबंद से चाहे जितना वसूल कर लो, जो जिसे ज़रूरत है उसे चाहे कितनी भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बुरा नहीं मानता। इस मूल मंत्र को समझकर पिता आगे कहते हैं कि वैसे तुम विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं, तुम तो एक पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हो, तुम्हें ये समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, स्वयं तरीके खोज लेना। बस इतना ध्यान रखना कि घर की स्थिति कैसी है। पिता द्वारा दिए गए इस ईश्वरीय ज्ञान के साथ वंशीधर नौकरी की दुनिया में निकल पड़ते हैं, मतलब अपने जॉब पर, अपनी नौकरी पर निकल पड़ते हैं। प्रेमचंद यह टिप्पणी करना नहीं भूलते कि वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। वंशीधर ने ध्यान से सब बातें सुनी, कितनी बातें मानी या नहीं मानी ये उनकी बुद्धि पर निर्भर करता है, यानी विवेक पर निर्भर करता है। उन बातों के अनुसार व्यवहार किया या नहीं किया, इस पर प्रेमचंद कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। आगे बताते प्रेमचंद, अंग्रेजी शासन के नमक कानून के कारण बड़े पैमाने पर नमक की तस्करी होने लगी। कहानी में तस्करी बैलगाड़ियों से हो रही थी। लकड़ी के पुल पर जब बैलगाड़ियां चलती हैं तो खड़खड़ाहट और हल्ला गुल्ला होता है। इस शोर शराबे के फलस्वरूप दारोगा वंशीधर की नींद खुलती है और वे घोड़े पर सवार होकर पुल के पास पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, इस तरह की आवाज़ें क्यों आ रही है।
उन्हें अंदेशा तो पहले ही हो जाता है कि कुछ गलत हो रहा है। अब पुल पर जब मुंशी वंशीधर आते हैं और पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि नमक की ये गाड़ियाँ पंडित अलोपीदीन की हैं जो कानपुर जा रही हैं। पंडित अलोपीदीन के बारे में वे जानते थे क्योंकि पंडित अलोपीदीन उस समय के आसपास के प्रतिष्ठित जमींदार थे। लोग उनकी पहुंच से वाकिफ थे, सरकार में भी उनकी उठक बैठक मतलब पहुंच थी। अब सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति यदि धड़ल्ले से गैर कानूनी काम करता हुआ पाया जाए तो आश्चर्य होता ही है। मुंशी वंशीधर को भी हुआ कि ऐसा प्रतिष्ठित व्यक्ति ऐसे कार्य कर रहा है। प्रेमचंद अलोपीदीन की प्रतिष्ठा का आधार स्पष्ट क्या है, जिनमें से एक तो यह है कि उनका लंबा चौड़ा व्यापार था, अर्थात वे आर्थिक रूप से बहुत समर्थ से मतलब उनके पास बहुत पैसा था। दूसरे वे बड़े चलते पुरजे आदमी थे, अर्थात समाज में और प्रशासन में उनकी गहरी पैठ थी। समाज में भी और प्रशासन में भी उनको लोग अच्छी तरह से जानते थे। तीसरे, अंग्रेजी अफसर जब इस इलाके में आते तो उनके मेहमान होते थे। वे राजनीतिक रूप से समर्थ थे और वे खुले दिल से अफसरों की आवभगत करते थे। सबसे बड़ी बात, उनके घर पर सदाबहार चलता रहता था। इन अफसरों का उनके घर पर आना जाना रहता था। इससे उनकी छवि सामाजिक धार्मिक व्यक्ति की बनी हुई थी। ऐसा व्यक्ति तस्करी करते हुए पकड़ा गया है तो मुंशी वंशीधर को भी आश्चर्य हुआ। पंडित अलोपीदीन का आत्मविश्वास दृढ़ था कि उसका कुछ नहीं हो सकता, वह कुछ भी कर सकते हैं, परंतु उनके व्यवहार में अखंडता नहीं थी। वे मुंशी वंशीधर से बहुत आदरपूर्वक बातचीत करते हैं और निवेदन करते हैं कि उनकी ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो गाड़ियाँ रोक दी गई हैं, कि आपने ये गाड़ियाँ क्यों रोकी है, मुंशी वंशीधर से कहते हैं। अब प्रेमचंद के पंडित जी के अपने ब्राह्मण को आगे करके तर्क करते हुए कहते हैं, इस नाते से उन पर तो मुंशी जी की कृपा रहनी चाहिए। मतलब पंडित जी कहते हैं मुंशी वंशीधर से, मैं एक ब्राह्मण हूँ और आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। जब मुंशी वंशीधर ने कहा कि पंडित अलोपीदीन की गाड़ियाँ सरकारी हुक्म से रोकी गई हैं, मैंने नहीं रोकी, ये सरकार का हुक्म है, तभी आपकी गाड़ियों को रोका गया। तब पंडित जी ने पैतरा बदला। उसमें उनकी यह समझ काम करती है कि सरकार तो सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से ही अपना काम करती है, यही सरकार के काम करने का भी तरीका है। वे कहते हैं कि न तो मैं सरकार को जानता हूँ न सरकारी हुक्म को। यहाँ पर पंडित अलोपीदीन कहते हैं कि मुझे सरकार से मतलब नहीं है, ना मैं सरकार को जानता हूँ ना सरकारी काम को, ये कैसे काम होता है, कैसे मुझे मशीनरी काम करती है, मेरे लिए तो सरकार आप हो, मैं तो आपको जानता हूँ। हमारे लिए तो आप ही अर्थात दरोगा वंशीधर ही सरकार है। यह कहकर उन्हें रिश्वत देने के कलात्मक और आत्मीय तर्क प्रस्तुत किया। हम आपसे बाहर थोड़ी हैं, हम भी तो आपके ही भाई बंधु हैं, तो हम आपसे अलग थोड़ी हैं। आप और हमारा तो आपस का मामला है, इसे यहीं पर सुलझा लेते हैं, इसमें सरकार कहाँ से बीच में आ गई। हम आपकी सेवा करने के लिए हमेशा तैयार है, जो हमसे बनेगा हम आपकी सेवा करेंगे। हम तो अभी आपकी सेवा में हाजिर होने वाले थे, उससे पहले यह हो गया। वस्तुतः यह रिश्वत देने वाला एक सुपरिचित तर्क था जो पंडित अलोपीदीन मुंशी वंशीधर को दे रहे हैं। जब इससे भी मुंशी वंशीधर नहीं पिघले तो पहली बार पंडित अलोपीदीन आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि इससे पूर्व ऐसी परिस्थिति से उनका सामना ही नहीं हुआ था। इस तरह की घटना उनके से पहले नहीं घटी थी। इसके बावजूद उनका आत्मविश्वास खंडित नहीं हुआ। उन्हें विश्वास था कि वह पंडित अलोपीदीन मुंशी वंशीधर को बना लेंगे, वो उनकी बातें मान लेंगे। उनको लगा कि अभी यह नया लड़का है, ईमानदारी का नशा है, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। शायद यह कुछ ज़्यादा रुपया लेना चाहता है। वे अपने मुख्तार को बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट कर दो। आज इस समय भूखे सिंह हो रही हैं कि वे अब बिना लिए नहीं मानेंगे। अब इनको कुछ ना कुछ चढ़ावा देना पड़ेगा। जब मुंशी जी ने इस पर भी दया नहीं दिखाई तब संख्या बल पर आ गए। मतलब संख्या बल का मतलब पैसों की और बढ़ाने लगे, पैसे देने की पेशकश और करने लगे। प्रेमचंद ने इससे धर्म और धन के संग्राम के रूप में पेश किया है कि धर्म और धन में कौन बड़ा होता है। यहाँ प्रेमचंद जी ने स्पष्ट किया। फिर 20,000 से होते होते 40,000 तक प्रस्ताव दे दिया पंडित अलोपीदीन ने मुंशीधर को।
लेकिन मुंशीधर नहीं माने और उन्होंने स्पष्ट किया कि 40 लाख भी उनकी ईमानदारी को नहीं खरीद सकते, वो उनके कर्तव्य मार्ग से नहीं डिगा सकते। इस तरह अतः पंडित अलोपीदीन हिरासत में ले लिए जाते हैं और यह बात सुनकर उसी समय पंडित अलोपीदीन मूर्छित होकर जमीन पर गिर जाते हैं, क्योंकि जब लोगों को पता चलेगा कि इतना प्रतिष्ठित व्यक्ति यह काम करते हुए पकड़ा गया है तो उनके समाज में क्या इज्जत रह जाएगी। इस कारण वे मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। गिरफ्तार होने के दूसरे दिन कई सिपाहियों से घिरे हुए पंडित अलोपीदीन के हाथों में हथकड़ियां और हृदय में ग्लानि और क्षोभ से भरे हुए तथा लज्जा से गर्दन झुकाए हुए कचहरी की तरफ चले जा रहे हैं। शहर में हलचल मच जाती है इस घटना को देखने के लिए। लोग उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं। कचहरी में पहुंचते पंडित अलोपीदीन का रुतबा फिर से वही हो जाता है जो उनका समाज में बना हुआ है, जो इस इलाके में बना हुआ है। सब लोग जानते हैं, उनके आवभक्त में जुड़ जाते हैं। उन्हें बचाने के लिए तरह तरह की तरकीबें निकाल लेते हैं और वकीलों की फौज खड़ी हो जाती है। कचहरियों में चपरासी जो भी काम करते हैं सबकी सहानुभूति पंडित अलोपीदीन के साथ होती है। इसका माध्यम आप पैसा भी कह सकते हैं कि पैसा जिसके पास होता है तो उसी की सब पूछताछ करते हैं और यहाँ पर यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उस समय में भी यह बातें प्रासंगिक थी जो आज के समय भी वैसे की वैसे ही प्रासंगिक हैं। प्रेमचंद ने टिप्पणी की, इस अगाध वन के वे सिंह थे, अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञा पालक और अर्दली चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना मोल के गुलाम थे। यहाँ पर अलोपीदीन के लिए कहा गया है कि सब उनकी सेवा में हाजिर हो गए। कचहरी में विस्मय का कारण यह नहीं था कि पंडित अलोपीदीन ने ऐसा कानून विरोधी काम किया है, बल्कि यह था कि ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आ गया। कि उसके पास तो इतना सारा धन था, वो तो अपनी सरकार को जिस तरह से चाहे उस तरह से मोड़ सकते थे, अपने निर्णय खुद ले सकते थे, लेकिन ये व्यक्ति किस इनके पंजे में कैसे फंस गया। अब उनके समर्थन में वकीलों को एक सेना तैयार हो गई। हालत यह हुई कि न्याय के मैदान में धर्म और धन का युद्ध ठन गया, कि धर्म और धन के बीच में अब युद्ध होने लगा। यहाँ मुंशी जी को अपना पक्ष कमजोर जान पड़ा कि मैं यहाँ पर हार जाऊंगा। यह आभास मुंशी जी को हो गया। मुंशी जी मतलब मुंशीधर को। इससे वे अब चुपचाप एक तरफ खड़े हो गए, वो कुछ नहीं बोले। मुंशीधर के साथ प्रेमचंद को भी लगने लगा था कि यहाँ के कर्मचारी पक्षपात करने के आदि प्रतीत हो गए हैं, क्योंकि वो सब पंडित अलोपीदीन के पक्ष में ही बोलेंगे, इनके पक्ष में यहाँ पर कोई बोलने वाला नहीं है। यहाँ के कर्मचारी पक्षपात करने की आदि प्रतीत हो रही है, इसलिए यहाँ पक्षपात को वह न्याय की संभावना कम ही लग रही है। अब उन्हें अंदेशा हो गया था कि हम यहाँ पर न्याय मिलने वाला नहीं है। जो भी निष्कर्ष निकलेगा, जो भी फैसला आएगा, वो पंडित अलोपीदीन के पक्ष में ही आएगा। मुकदमा तुरंत समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपने फैसले में 2-3 प्रमुख बातें कही हैं जो इस प्रकार है। ये बहुत बड़े आदमी हैं, इसलिए उन्होंने इस थोड़े से काम के लिए इतना बड़ा दुस्साहस किया है। ऐसा नहीं लगता कि इस छोटे से काम के लिए पंडित अलोपीदीन ये काम कर सकते हैं, ऐसा आभास बिल्कुल भी नहीं होता। इनकी प्रतिष्ठा, इनके पास पैसे की कमी नहीं है, वे ऐसा काम नहीं कर सकते। मुंशी वंशीधर ने मेहनत से काम किया है, परंतु वे उदंड और विचारहीन हैं। मुंशी वंशीधर के बारे में कहा है कि ये मेहनती है, अपनी मेहनत से काम किया है, लेकिन इनके स्वभाव से जो ये काम इन्होंने किया है उसे ऐसा लगता है कि उनमें विवेक नहीं है, विचारहीन है और उदंड व्यक्ति प्रतीत हो रहे हैं। उनकी इस पद्धति के कारण एक भले मानुष को इतना कष्ट हुआ। भलुष मानस पंडित अलोपीदीन के पक्ष में बोला गया कि इनके कारण इनकी बदनामी हुई है, इतना सहन करना पड़ा। नमक के मुकदमे बढ़ रहे हैं, ऐसे में मुंशी वंशीधर को सावधान रहना चाहिए कि इस तरह के मुकदमे बढ़ते जा रहे हैं, तो मुंशीधर को सोच समझकर काम करना चाहिए, किसी को ऐसे ही पकड़कर नहीं लाना चाहिए। इस तरह पंडित अलोपीदीन बाइज्जत बरी हो गए। इस फैसले के सप्ताह भर बाद नमक विभाग से आदेश आया और उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। कि हफ्ते भर में ही मुंशी वंशीधर को नौकरी से निकाल दिया गया। किसके माध्यम से, आप कह सकते हो कि पंडित अलोपीदीन की इतनी सरकार में इतनी जान पहचान थी, तो इसका असर यह हुआ कि उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। प्रेमचंद ने इस प्रकरण पर टिप्पणी की कि इस तरह उनकी कार्यपरायणता का दंड उन्हें मिल गया। जिस तरह से उन्होंने बड़े ईमानदारी से अपना काम किया था, उस ईमानदारी का दंड उन्हें मिला। इसके साथ ही मुंशी जी को कचहरी में
उनकी ईमानदारी और निडरता के लिए व्यंग विनोद का भी सामना करना पड़ा। लोगों ने फिर बाद में मुंशी बंशीधर को ही दोषी ठहराना शुरू कर दिया। नौकरी छूटने के बाद मुंशी बंशीधर अपने घर में पहुंचे तो यहाँ भी उन्हें विरोध और अवहेलना ही मिली कि जैसे ही वो कचहरी के बाद नौकरी करके अपने घर पहुंचे तो अपने पिता से, अपनी पत्नी से, अपनी माता से सबका विरोध का सामना उनको करना पड़ा। इस घटना के सप्ताह भर बाद कहानी में एक नया और निर्णायक मोड़ आता है कि आरोपीदीन को मुंशी बंशीधर ने गिरफ्तार किया था। इससे आरोपीदीन के कारण मुंशी बंशीधर की नमक की दरोगा की नौकरी चली गई थी। सप्ताह भर बाद पंडित आरोपीदीन मुंशी बंशीधर के घर आते हैं। ईमानदार मुंशी बंशीधर घर में पीड़ित अवस्था में बेरोजगार बैठे हैं। घर परिवार वालों की कटुतियाँ, मतलब चुभने वाली बातें से वे रोज सुनते हैं ऐसी बातें। वहीं पंडित आरोपीदीन सजीली बैलगाड़ी में बैठकर आते हैं और वे बंशीधर से निवेदन करते हैं कि मुंशी बंशीधर उनकी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर बन जाए, मतलब उनके पूरी की पूरी जो उनकी भी जायदाद है, जो संपत्ति है, उनका मैनेजर बन जाए। तो वो मना कर देते हैं। वो समझते हैं मुंशी बंशीधर कि मेरा यहाँ पर उपहास उड़ाने आए हैं, तो वो इस आग्रह को मना कर देते हैं शुरुआत में कि मैं नहीं कर सकता, आप मुझे जानते हो। लेकिन उनके मन में इस तरह की भावना नहीं है कि वो उसको निरादर करे पंडित आरोपीदीन का। वे जानते थे कि मैं तो आपका ही एक तरह से सेवक रहा हूँ, तो मैं अपने कर्म के लिए मैं उस समय बाध्य था, तो मैंने इसलिए वह कार्य किया। 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सरकार सवारी के लिए घोड़ा, रहने के लिए बंगला, नौकर चाकर मुफ्त का प्रस्ताव पंडित आरोपीदीन ने मुंशी बंशीधर को दिया। वह समय था जब प्रेमचंद को सन 1899 ईस्वी में सहायक अध्यापक की नौकरी के लिए तब 18 रुपये महीना वेतन तय हुआ था, और जो उस समय मेरी निराश व्यतीत कल्पना में ऊंची उड़ान से भी ऊपर थे कि इसके 14-15 वर्ष बाद 500 रुपये मिलना कितना अधिक है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। इसका अनुमान आप ऐसे लगा सकते हैं कि उस समय के 500 रुपये कम से कम आज के 50-60 हज़ार के बराबर होंगे, या उससे ही कहीं अधिक होंगे। मुंशी जी आदरपूर्वक इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। अब इस कहानी को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ईमानदारी को उचित पुरस्कार प्राप्त हुआ, कि मुंशी बंशीधर को उनकी ईमानदारी का यहाँ पर पुरस्कार मिला। आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि ईमानदारी को परास्त नहीं किया जा सकता। इसका दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि ईमानदारी के अतः बेईमानी की नौकरी करना स्वीकार कर लिया, कि बेईमान ने अंततः ईमानदारी को लक्ष्मी के बल पर खरीद लिया और उसे अपने सेवा में लगा दिया। प्रेमचंद ने इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं की है। मुंशी बंशीधर की स्वीकृति के साथ प्रेमचंद कहानी को समाप्त कर देते हैं। अब यहाँ पर हम भाषा के बारे में बात करते हैं, किस तरह की भाषा का प्रयोग प्रेमचंद जी ने अपनी इस कहानी में किया है। प्रेमचंद की भाषा मुहावरेदार रही है। इस कहानी में भाषा के सहज प्रवाह को बनाए रखने के लिए वे मुहावरे का इस्तेमाल जगह जगह करते हुए दिखाई देते हैं, जैसे बैर मोल ले लिया, हाथ मलते रहे, सिर पीट लिया, किनारे पट का वृक्ष भो पा रहा आदि। कई बार प्रेमचंद स्वयं मुहावरे गढ़ भी लेते हैं, मतलब स्वयं बना भी लेते हैं, जैसे दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। अपनी बात को संक्षेप में और प्रभावशाली ढंग से करने के लिए वे मुहावरों का उपयोग बड़े ही स्पष्ट तरीके से अपनी कहानियों में करते चलते हैं। प्रेमचंद गुर गंभीर भाषा का प्रयोग करने से बचते हैं। वे गंभीर बात कहने के लिए व्यंग और प्रयास का सहारा लेते हैं। प्रयास के कारण व्यंग की कटुता कम हो जाती है, लेकिन अर्थ की गंभीरता बनी रहती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद की भाषा पठनीय है, पाठक को अंत तक अपने साथ बांधे रहती है और एक शिक्षा देती है। आइए अब नमक का दरोगा कहानी का संक्षिप्त सार देखते हैं। सोजे वतन के प्रकाशन के बाद सन 1914 से पहले नमक का दरोगा कहानी का प्रकाशन हुआ।
यह कहानी सबसे पहले उर्दू में प्रकाशित हुई, बाद में इसे हिंदी में प्रकाशित किया गया। यह प्रेमचंद की संक्षिप्त और सुगठित कहानी है। इस कहानी के मुख्य पात्र मुंशी बंशीधर और पंडित अलोपीदीन हैं। पंडित अलोपीदीन यहाँ के जमींदार हैं और नमक की तस्करी करते हुए पकड़े जाते हैं, जिसको दरोगा साहब यानी कि मुंशी बंशीधर ने पकड़ा। इन्हें नमक के दारोगा मुंशी बंशीधर पकड़ते हैं। पंडित अलोपीदीन उन्हें 40,000 रुपये रिश्वत देने की पेशकश करते हैं, लेकिन वह मुंशी बंशीधर को अपनी ईमानदारी से डिगा नहीं पाते और मुंशी बंशीधर कहते हैं कि आप मुझे 40,000 की जगह 40 लाख भी दे दोगे तो मैं अपने ईमानदारी से नहीं भटकूंगा। कोर्ट में पंडित अलोपीदीन बरी हो जाते हैं। ईमानदारी और बेईमान के द्वंद्व के अंत में पंडित अलोपीदीन ईमानदार मुंशी बंशीधर को अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर देते हैं और उन्हें अच्छा वेतन और सुविधाएं देते हैं। यही आप इनके बीच में आपस में कहानी के मध्य द्वंद्व चलता रहता है। कहानी का आधार सरकार द्वारा ईश्वर प्रदत्त वस्तुओं के उपयोग की रोक है। हालांकि आगे चलकर प्रेमचंद ने सरकार के इस कार्य का कहीं जिक्र नहीं किया। कहानी के प्रारंभ में इसके प्रभाव का सारगर्भित विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है कि किस तरह से कहानी स्टार्ट होती है, दोनों पात्र किस तरह से आपस में अपने क्रम और धर्म की लड़ाई को लेकर लड़ते हैं। ये दोनों पात्रों के अलावा प्रेमचंद ने समाज की मानसिकता पर भी गहन टिप्पणी की है कि उस समय समाज की जो मानसिकता थी किस तरफ ज़्यादा होती थी, और आज भी ऐसा ही है। कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं आया। जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है, धन दौलत होती है, जिसके समाज में प्रतिष्ठा ज़्यादा होती है, तो लोग उसी का सम्मान करते हैं और उसी का कहना मानते हैं। ये कहानी जितनी प्रासंगिक आज से 80-90 साल पहले थी, आज भी कहानी उतनी ही आज समय में प्रासंगिक है। अंत में प्रेमचंद अपनी ओर से कोई विशेष टिप्पणी नहीं करते और न ही संदेश वाक्य कहते हैं, इसलिए कहानी के दो परस्पर विरोधी अर्थ निकलते हैं। एक तो यह है कि कहानी ईमानदारी की विजय की कहानी है, बेईमान पंडित अलोपीदीन को अंत ईमानदारी के सामने झुकना पड़ता है। दूसरा यह है कि अर्थ किया जा सकता है कि अतः ईमानदारी मजबूत होकर ईमानदारी की सेवा करने के लिए पहुंच जाती है, अर्थात अंतिम विजय पंडित अलोपीदीन की ही होती है। मुंशी बंशीधर को पंडित अलोपीदीन का कृतज्ञ होना पड़ता है और कहानी की भाषा सहज और प्रभावपूर्ण है। धन्यवाद। कहानी का सार विश्लेषण और प्रतिभा समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।